रखने लगा और उसे हर रोज अच्छा अच्छा खाना खिलाता। सेठ रोज तोते से सलाह मशविरा करता और जो बात तोता कहता सेठ वही करता। धीरे धीरे सेठ की सभी तिजोरियां भरने लगी। अब सेठ बहुत खुश था। एक दिन सेठ तोते से कहने लगा, मैं तेरी वजह से आज माला माल हो गया हूं। तू बता आज क्या चाहता है? मैं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। सेठ की बात सुनकर तोता कहने लगा, सेठ जी, मैं आपको अपने बारे में सारी बात बताता हूं, लेकिन आप इस बारे में किसी को बताना नहीं। सेठ ने कहा, तू मेरा विश्वास कर तोते, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तोते ने कहा, सेठ जी, मैं वास्तव में कोई तोता नहीं बल्कि राजा विराट हूं। फिर तोते ने सारी बात विस्तार से सेठ को बता दी और अंत में कहा, यह तोता हमारी योजना भी मुझे मारने के लिए ही बनाई गई थी। सेठ पूरा किस्सा सुनकर दंग रह गया और राजा विराट बने तोते के पैरों में गिरकर कहने लगा, महाराज, मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हुई है। मैंने इतने बड़े महाराज को एक नौकर की तरह रखा, मुझे क्षमा करें। तोते ने कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आप कुछ कर सकते हो तो मुझे किसी भी तरीके से छुपाकर रानी सत्यवती के पास पहुंचा दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। सेठ ने कहा, ठीक है महाराज, मैं किसी भी कीमत पर आपको रानी सत्यवती के महल तक जरूर पहुंचाऊंगा, चाहे मुझे कितने भी खतरों का सामना क्यों न करना पड़े। फिर एक दिन उसने एक योजना बनाई और तोते को अच्छे से छुपाकर राजा विराट की नगरी की ओर चल पड़ा। कुछ दिन की पैदल यात्रा के बाद वह राजा विराट की नगरी में पहुंचा और रानी सत्यवती के महल के बाहर बैठ गया। काफी देर बाद सेठ ने देखा कि एक दासी महल से बाहर आई। सेठ जल्दी से दौड़ते हुए दासी के पास गया और बोला, बहन, आप मेरा एक काम कर दीजिए, मुझे किसी भी तरह एक बार रानी सत्यवती से मिलवा दीजिए। दासी गुस्से में बोली, हमारी रानी के इतने बुरे दिन नहीं आए कि वह चलते फिरते किसी अनजान से मिले। जाओ, यहां से चले जाओ। सेठ ने कहा, आप किसी भी तरीके से यह समाचार रानी तक पहुंचा दीजिए कि एक सेठ बहुत दूर से पैदल यात्रा करके एक गंभीर समस्या लेकर आपसे मिलने आया है। इसके बदले में मैं आपको 100 सोने के सिक्के दूंगा। 100 सोने के सिक्कों का नाम सुनते ही दासी के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने मन में सोचा, इतने छोटे काम के बदले 100 सोने के सिक्के कौन देता है? फिर दासी बोली, लाओ सेठ, पहले मुझे 100 सोने के सिक्के दो, तभी मैं रानी के पास जाकर आपका संदेश पहुंचाऊंगी। सेठ ने तुरंत उसे 100 सोने के सिक्के दे दिए। वह दौड़ती हुई रानी सत्यवती के पास गई और रानी से बोली, महारानी, एक सेठ बहुत दूर से पैदल यात्रा करके आपसे मिलने आया है। शायद वह बेहद गंभीर समस्या पर विचार करना चाहता है। यदि आप अनुमति दें तो मैं उन्हें बुलाऊं। रानी की बात सुनकर दासी दौड़ते हुए गई और सेठ को रानी सत्यवती के महल के अंदर ले आई। जब सेठ रानी के पास पहुंचा तो उसने हाथ जोड़कर रानी से विनती की, रानी, मैं केवल 1 मिनट के लिए आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। रानी ने तुरंत सभी दासियों को बाहर जाने का आदेश दे दिया। जैसे ही सभी बाहर चली गईं, सेठ ने अपनी चादर हटाई और तोते बने राजा विराट को बाहर निकाला। फिर बोला, महारानी, यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा विराट हैं। रानी ने हैरान होकर कहा, आपके पास इस बात का क्या प्रमाण है कि यह तोता राजा विराट है? रानी की यह बात सुनकर तोते ने धीरे से कहा, रानी, क्या आज भी आपके पास हमारी मूंछ का बाल सुरक्षित है? यह शब्द सुनते ही रानी की बोलती बंद हो गई और उसे यकीन हो गया कि यह तोता ही राजा विराट है। रानी अपने स्वामी से इतने वर्षों बाद मिली और फूट फूट कर रोने लगी। रानी ने सेठ को तहे दिल से धन्यवाद दिया और उसे इनाम के रूप में हीरे जवाहरात देकर विदा किया। अब रानी को राजा विराट ने अपनी पूरी दास्तान सुनाई कि कैसे देव ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया है। रानी भी कहने लगी, महाराज, यह तो मैं उसके महल में आते ही समझ गई थी कि यह बहरूपिया कोई और है, मेरे महाराज नहीं, क्योंकि मैंने उसे आते ही वह निशानी मांगने को कहा जो आप मुझे सौंप कर गए थे, और उसका उत्तर देने में वह असमर्थ हो गया और नए नए तरह के बहाने बनाने लगा। इतनी बात करने के बाद रानी सत्यवती बोली, महाराज, आप एक 15वीं विद्या प्राप्त राजा हैं, तो आप ही इस समस्या का समाधान कीजिए। अब राजा विराट को रानी सत्यवती का साथ मिल चुका था।
उन्होंने इस दुख से छुटकारा पाने के लिए एक गंभीर योजना बनाई और रानी सत्यवती से कहा, देखो रानी, केवल सेठ और आपको ही मालूम है कि मैं राजा विराट हूं। आगे की योजना इस प्रकार से है कि सबसे पहले आप सैनिकों से कहकर एक मरा हुआ कुत्ता मंगवाएं और एक दासी से कहकर देव के पास संदेशा भिजवाएं कि आप उससे माफी मांगते हुए उसे महल में आने का आग्रह करें और मुझे किसी ऐसे स्थान पर छुपा दीजिए जहां से मैं आप सबको देख सकूं, लेकिन आप लोग मुझे न देख सकें। रानी सत्यवती राजा की पूरी योजना अच्छी तरह समझ चुकी थी और उसने उसी के अनुसार काम करना शुरू किया। उसने एक दासी के माध्यम से राजा विराट बने देव तक संदेश भिजवाया, जिसमें रानी ने देव से माफी मांगते हुए उन्हें महल में बुलवाया। दासी रानी का संदेशा लेकर तुरंत राजा बने देव के पास पहुंची और बोली, महाराज, रानी सत्यवती ने आपको याद किया है। वे अपने कर्मों पर पश्चाताप करते हुए आपसे माफी मांगना चाहती हैं। रानी ने आपके साथ सभी मंत्रियों को भी आमंत्रित किया है ताकि वे सबके सामने आपसे माफी मांग सकें। अब आप चलिए, रानी आपकी आरती करती हुई महल में आपका भव्य स्वागत करना चाहती है। देव बोला। आखिरकार रानी सत्यवती को अक्ल आ ही गई। ठीक है, जाकर रानी से कह दो कि हम शीघ्र ही समस्त मंत्रियों के साथ महल में पधार रहे हैं। अब रानी सत्यवती ने तोते बने राजा विराट को एक कक्ष के रोशनदान में छुपा दिया ताकि तोता वहां से सारा दृश्य देख सके। अब रानी राजा देव और मंत्रियों के आने की प्रतीक्षा करने लगी। थोड़ी देर बाद राजा देव समस्त मंत्रीगणों के साथ रानी के महल में पधारे। रानी ने राजा देव की आरती उतारी और हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज, मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूं जो मैंने आपको महल में प्रवेश करने से रोका, किंतु आप यह भली भांति जानते हैं कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। इस कारण मुझे हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। अब आप मुझे क्षमा कर दें। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इतनी पुरानी बातें याद नहीं रहती, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि जब आप 15वीं विद्या सीखने जा रहे थे, तब आप मुझे निशानी के तौर पर कहकर गए थे, रानी सत्यवती, मैं जब भी 15वीं विद्या सीखकर वापस आऊंगा, सबसे पहले इसका चमत्कार आपको ही दिखाऊंगा, तो आप समझ जाना कि मैं ही राजा विराट हूं। लेकिन महाराज, वापस आने के बाद आपने मुझे कोई भी चमत्कार नहीं दिखाया, जिस कारण मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा। इसलिए महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि सभी के सामने अपनी 15वीं विद्या का चमत्कार दिखाइए ताकि मैं अपने राजा पर गर्व कर सकूं। इतना वार्तालाप सुनकर राजा देव मन ही मन प्रसन्न हो गया। वह खुद भी सबके सामने अपनी विद्या दिखाने के लिए आतुर था, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि असली राजा विराट वहां मौजूद होकर उसकी सारी रासलीला देख रहे थे। राजा देव बोला, ठीक है रानी, बताइए आप क्या देखना चाहेंगी। रानी ने तुरंत अपने नौकरों से कहकर उस मरे हुए कुत्ते को वहां मंगवाया और उसे राजा देव के सामने रख दिया। रानी बोली, महाराज, मैं चाहती हूं कि आप एक बार अपने प्राण इस मरे हुए कुत्ते में डालकर इसे जीवित कर अपनी विद्या का परिचय दें। राजा देव ने कहा, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। देव ने मन ही मन मंत्र पढ़ना शुरू किया और कुछ ही क्षणों बाद राजा का शरीर प्राणहीन होकर जमीन पर गिर पड़ा और मरा हुआ कुत्ता अचानक जीवित हो उठा। अब देव के प्राण कुत्ते में समा गए थे। इधर रोशनदान में बैठे तोते ने भी तुरंत मंत्र पढ़े और अपने प्राण स्वयं के शरीर में डाल दिए। एक तोता प्राणहीन होकर गिरते देख सभी लोग हैरान रह गए कि यह क्या हो रहा है। तभी राजा विराट ने कहा, मोटी जंजीरें लेकर आओ और इस कुत्ते को अच्छे से बांधो ताकि यह भाग न सके। राजा के आदेश पर तुरंत बेड़ियां लाई गईं और कुत्ते को अच्छी तरह से बांध दिया गया। फिर राजा विराट ने अपनी सारी अपबीती वहां मौजूद सभी मंत्रीगणों को सुनाई और कहा, हम उस भले सेठ और रानी सत्यवती की मदद से ही अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर पाए हैं। राजा की बात सुनकर सभी मंत्रीगण बोले, महाराज, हमें क्षमा करें कि हम इस नकली राजा को पहचान न सके, लेकिन हमें इस पर संदेह तब हुआ था जब इसने तोता मार अभियान चलाया था। अब आप ही इसे सजा दें। राजा विराट ने कहा, इसके लिए मृत्युदंड पर्याप्त नहीं है, इसे हम ऐसी सजा देंगे जिससे यह सारी जिंदगी पछताएगा।
इस कुत्ते को नगर के मुख्य द्वार पर बांध दिया जाए और समस्त प्रजा में यह घोषणा कर दी जाए कि राजा का आदेश है, जो भी प्रजा नगर से बाहर जाएगा वह इसके सिर पर 2 जूते मारकर ही जाएगा, और जो अंदर आएगा वह भी 2 जूते मारकर ही आएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। कुत्ते को नगर के मुख्य द्वार पर बांध दिया गया और वहां पहरेदार बैठा दिए गए। पहरेदार को सख्त आदेश दिया गया कि कोई भी व्यक्ति बिना 2 जूते मारे अंदर न आ सके और न बाहर जा सके। इधर राजा विराट ने मरे हुए तोते का अंतिम संस्कार बहुत ही आदर सम्मान के साथ कराया। अब राजा विराट ने खुशी खुशी अपना राज्य संभाल लिया। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं, अपना सबसे गुप्त राज अपने सबसे सगे दोस्त को भी नहीं बताना चाहिए, नहीं तो वह भी आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। धनराज द्वारा कहानी सुनाते सुनाते सुबह हो गई। फिर धनराज और रामू ने कुछ देर आराम किया और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।